प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के तीसरे चैप्टर धातु एवं अधातु के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। और इससे पहले दूसरे लेक्चर में हमने धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या होता है और इसी तरह से धातु जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या क्या उत्पाद पैदा होते हैं, कौन कौन सी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं नहीं करती, जो अगर हम पूरी डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक्वा रेजिया एक सॉल्यूशन होता है, एक विलयन एक घोल होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और एक्वा रेजिया जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे इन टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ साथ के साथ डिस्कस करवाऊंगा और इन्हीं के आधार पर जो मेरे लेक्चर है उन्हीं के आधार पर मैंने मेरी मोबाइल ऐप पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्विज जो है वो क्रिएट की है। तो जहाँ पर आपका 10th क्लास का साइंस पोर्शन दिखे वहाँ पे आप धातु और अधातु चैप्टर में जा करके यहाँ पर लगभग आपको 4 या 5 क्विज मिलेगी। उसमें आप जो है सीरियल वाइज करना, पहले फर्स्ट क्विज फिर सेकंड क्विज, क्योंकि ये जो चैप्टर के शुरुआत वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे पहली क्विज है। उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाते हैं चैप्टर के अनुसार, उसी तरह से मैंने यहाँ पर ये क्विज क्रिएट की है। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करें, ये आपको NTSC में भी हेल्प करेंगे और इसके अलावा जो बोर्ड एग्जाम में भी आपकी फुल हेल्प करेंगे। इसके अलावा जब आप ये MCQs करोगे तो आपका जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये क्विज ज़रूर करें। और अगर किसी बच्चे ने मेरी मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं की है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब आगे शुरुआत करते हैं कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए कि अगर हम सामान्य बात करें तो धातुएं जल के साथ मिलकर कि या कोई भी धातु जब जल के साथ मिलेगी तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी और कुछ ऊर्जा निकलेगी। लेकिन क्या होता है कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वो तुरंत, क्योंकि देखिए धातु किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, जल के साथ करवा रहे हैं, ठीक। और जल के अंदर ही क्या बना, धातु ऑक्साइड बना। लेकिन अगर ये धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो धातु ऑक्साइड फिर जल के साथ रिएक्ट कर जाएगी, धातु ऑक्साइड फिर से जल के साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड। ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊर्जा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ धातुएं जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वो तुरंत फिर से जल के साथ रिएक्ट करेगी और धातु हाइड्रोक्साइड बना देगी। तो लेकिन ये ध्यान रखना कि सभी धातुएं जो है वो जल के साथ रिएक्ट नहीं करती, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो अभी इस रिएक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी धातुएं जो है वो किस किस रेट से किस किस दर से जो है यहाँ पर जल के साथ रिएक्ट करती है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोटासियम और सोडियम की। किसकी बात करते हैं, पोटेशियम और सोडियम की। अब देखिए कि ये दो ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे पानी के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर जाती है, आसानी से रिएक्ट कर जाती है ठंडे पानी के साथ भी। और
ये अभिक्रिया काफ़ी तेज़ होती है। और इसके अलावा ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मैंने क्या बताया, जिसमें ऊष्मा निकलती हो। ओके। और जब इस पोटासियम की ठंडे पानी के साथ या सोडियम के ठंडे पानी के साथ या किसी भी ठंडा पानी ना हो तो भी, ठंडा पानी का मतलब है कि इवन ठंडे पानी के साथ भी ये रिएक्ट कर जाती है, यानी बहुत ज़्यादा क्रियाशील है पानी के साथ ये दोनों। तो जब सोडियम और पानी आपस में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, और इतनी ऊष्मा निकलती है कि वहाँ तुरंत सोडियम आग पकड़ जाता है। ठीक है। तो अब आपने कई बार कई जादूगर देखे होंगे, या जो गले में या जो भूत वगैरह निकालने वाले बाबा होते हैं, वो आप एक ऐसे नारियल लेते हैं और नारियल के ऊपर पानी डाल करके आग लगाते हैं। एक्चुअल में उन्होंने क्या कर रखा होता है कि नारियल पे पहले सोडियम जो है वो रब करके रखा हुआ होता है, और फिर वो पानी का गिलास पहले खुद पी करके दिखाएंगे, फिर इसके ऊपर डाल लेंगे और फिर आग निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि पानी जो सोडियम के ऊपर गिरेगा तो आग निकलेगी। तो इस तरह से जो है कई लोग जो है इस अभिक्रिया का फायदा जो है अनपढ़ लोगों में अंधविश्वास फैलाने के लिए भी करते रहते हैं। तो अब देखिए हम वापस साइंस पे आ जाते हैं कि पढ़ते हैं पोटासियम की पानी के साथ अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा। पोटासियम प्लस वाटर, दिस गिव्स पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। ओके। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और OH, वाटर को पानी जो है वो HOH H2O इस तरह से लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, OH भी एक बार मैं 2 कर देता हूँ, तो पानी के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे और 2 ही पोटासियम के हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल में क्या होंगे, 2 OH होंगे, 2 OH यहाँ पे हो गया और 2 ही H होंगे, 2 H यहाँ पर हो गया। पोटासियम 2 पोटासियम 2, इस तरह से बैलेंस कर लेना इसको। ठीक। और अब देखिए मैंने डायरेक्ट ये रिएक्शन क्यों लिख दी, क्योंकि पहले तो अगर इसके अकॉर्डिंग लिखें तो पोटासियम प्लस जल, पहले तो पोटासियम का ऑक्साइड बनेगा और पोटासियम का ऑक्साइड जल में घुलनशील है, तब पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट सीधी रिएक्शन लिख दी, क्योंकि ये तो पानी के अंदर ही हो जाती है रिएक्शन तुरंत ही, फाइनल तो यही बनता है प्रोडक्ट, इसलिए मैंने सीधा हाइड्रोक्साइड का ही लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर आप सोडियम के भी लिख सकते हो, सेम टू सेम उसी तरह से। ठीक। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बाकी प्रोडक्ट सेम वही रहेंगे, उसमें ऊर्जा भी वही रहेगी। और जो नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं वहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर Na सोडियम के बजाय Ma लिखा गया, वो थोड़ा ठीक कर लेना आप। अब सोडियम और पोटासियम के अलावा पोटासियम और सोडियम ये देखा बहुत ज़्यादा तीव्रता से पानी के साथ रिएक्ट करती है, और इतनी तीव्रता से करती है कि इवन ठंडे पानी के साथ भी ये रिएक्ट कर जाती है। जबकि कैल्शियम की अगर हम बात करें, सोडियम पोटासियम के बाद कैल्शियम की, अब कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया तो करता है लेकिन इतनी तीव्रता से नहीं करता जितना सोडियम और पोटासियम करती है। इसकी जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी धीमी होती है। बाकी प्रोडक्ट ठीक उसी तरह से बनेंगे। कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके। तो यहाँ पर ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल लग जाएंगे, बस बैलेंस हो गया। ओके। अब देखिए कि हमने यहाँ पर देखा कि कैल्शियम भी पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये रिएक्शन क्या होती है, धीमी होती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि कैल्शियम जो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ एक प्रोडक्ट देखिए क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है। और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो कैल्शियम का जो पीस हम लेते हैं, सैंपल लेते हैं,
उसके सरफेस पे, उसकी सतह पर चिपक जाती हैं। और सतह पर ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले अगर चिपक जाते हैं तो फिर ये कैल्शियम पानी के अंदर तैरने लगता है। क्या कर देता है? तैरना शुरू कर देता है। ओके, अब देखिए कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। सारा स्टेप बाय स्टेप वही है कि सबसे पहले तो ये बताया है कि धातुएं जल के साथ मिलकर के क्या बनाती है, और सभी धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। उसके बाद सोडियम और पोटासियम की रिएक्शन लिखी हुई है, उसके बाद कैल्शियम की लिखी हुई है। ठीक, और कैल्शियम के बारे में ये बताया हुआ भी है कि उपरोक्त अभिक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है उसके बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम यहाँ पर तैरना शुरू कर देता है। और मैग्नीशियम भी कैल्शियम की तरह से ही लगभग रिएक्ट करता है। इसकी रिएक्शन भी स्लो होती है और ये शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन अगर पानी गर्म हो तो मैग्नीशियम पानी के साथ अभिक्रिया कर जाएगा। और ठीक उसी तरह से जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होंगे वो भी मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाएंगे और मैग्नीशियम भी कैल्शियम की तरह से ही पानी में तैरना प्रारंभ कर देगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये न तो शीतल जल के साथ रिएक्ट करते, न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन भाप के साथ अगर इसकी अभिक्रिया करवाना हम चाहें तो ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। ध्यान रहे ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो आप यहाँ पर नीचे इनकी रिएक्शन देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के पानी के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसी तरह से आयरन प्लस वाटर, दिस आल्सो गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, अब इसके अलावा अगर हम बात करें लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। ओके, तो आपने इन सभी को याद रखना है। और इसके अलावा आगे देखिए कि धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब देखिए कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस जो वो मतलब देते हैं। जैसे आयरन प्लस 2HCl गिव्स आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस HCl मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, इसी तरह से नीचे तक। और यहाँ पर अगर इन सभी को कंपेयर करें तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम और आयरन सबसे कम। इसके अलावा अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं आ गई वो यहाँ से अम्लों के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन वहाँ से नहीं निकाल सकती। तो कॉपर, सिल्वर, मरकरी वगैरह जो है ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ओके, अब लास्ट में आता है एक सॉल्यूशन का हम नाम पढ़ेंगे कि एक्वा रेजिया। लेकिन एक्वा रेजिया पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ पर रह गई थी कि अगर मान लीजिए कि धातुएं जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है SNO3, कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। जब ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वहां से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल खुद जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन पैदा होती है ये इसका ऑक्सीकरण कर देता है और इसको पानी में बदल देगा। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी एसिड के साथ मिलकर के तो ये क्या है? धातुएं हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन अगर SNO3 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया होती है तो वहां से आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि SNO3 जो एक प्रबल ऑक्सीकारक है और ये हाइड्रोजन को पानी में बदल देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठता होगा सर कि जैसे हाइड्रोजन तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का क्या होगा? अब कई स्टूडेंट पूछते हैं सर कि
हाइड्रोजन तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इस नाइट्रोजन का क्या होगा? ये नाइट्रोजन भी जो है ये ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है, किसी न किसी टाइप का NO बन सकता है, N2O बन सकता है या NO2 बन सकता है। इस टाइप से कोई भी नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन जो है अपना रूप ले लेता है। नाइट्रोजन जो है इस टाइप के किसी भी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्वा रेजिया की। एक्वा रेजिया वैसे तो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रॉयल वाटर यानी रॉयल जल। और इसमें क्या होता है कि एक तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी दो अम्लों का एक ये मिश्रण होता है। वास्तव में ये एक्वा रेजिया क्या है कि दो अम्लों का एक मिश्रण है जो 3:1 में मिलाया जाता है। इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 में मिलाए जाते हैं। और ये अम्ल ऐसा होता है जो गोल्ड को यानी सोने को भी गला सकता है। अगर आप अकेला कोई भी अम्ल ले लोगे ना, जैसे चाहे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, वो भी गोल्ड को नहीं गला सकता। सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लो तो भी नहीं गला सकता। लेकिन इन दोनों का 3:1 में जब आप मिश्रण बनाते हो तो ये सोने को भी गला सकता है। और एक्वा रेजिया जो है एक भभकता द्रव है और ये एक प्रबल संक्षारक भी है, ठीक। और गोल्ड के साथ साथ ही प्लेटिनम को भी गला सकता है। तो यहाँ पर आपको एक्वा रेजिया क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार 2 नंबर में भी आ जाता है, MCQ में भी आ जाता है कि किस किस रेशियो में कौन कौन से अम्ल जो है इसके अंदर मिले होते हैं। तो पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बाद में नाइट्रिक अम्ल और 3:1, ठीक है। तो जैसे कंफ्यूजन से बचने के लिए दोनों अम्लों के नाम तो आपको याद रह जाएंगे। जिसका नाम बड़ा आपको दिखाई दे रहा है उसका अनुपात भी बड़ा है, नाइट्रिक नाम छोटा उसका अनुपात भी छोटा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।